दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डे वाइज प्लानिंग, आपको चैप्टर वाइज प्लानिंग, फुल गाइडेंस अबाउट ग्रुप टू कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एवरीथिंग गाइड करूँगा। प्लस फुल मोटिवेट करूँगा ग्रुप टू के लिए। पूरा हर एक पॉइंट जो भी आपको ज़रूरत है सब शेयर करने वाला हूँ मैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन हाँ, आपका हर एक सेकेंड वैल्यूएबल होगा अगर आप ग्रुप टू में May 22 में पास होना चाहते हैं। सबसे पहले ग्रुप टू की जब हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, पहली बात तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ग्रुप वन और ग्रुप टू के बारे में, कि भैया इसका पासिंग परसेंटेज जो है, ग्रुप टू का जो पासिंग परसेंटेज है इन कंपैरिजन टू ग्रुप वन, इसका पासिंग परसेंटेज कम होता है। ग्रुप टू जो है एक तरीके से काल चक्र है, एक तरीके से माया जाल है। ग्रुप वन लोग इजीली क्लियर कर लेते हैं, 22%, 21%, सबसे कम रिजल्ट भी आता है तो भी आता है ग्रुप वन के अंदर। इसका होता है 22% के अराउंड, ठीक है, अगर सबसे कम भी आ रहा है तो। लेकिन हाँ, ग्रुप टू में ऐसे ही आपका रिजल्ट 15% से 18% तक कर देती है। अभी लेटेस्ट रिजल्ट भी आप जाके देखेंगे तो इन कंपैरिजन टू ग्रुप वन, ग्रुप टू जो है थोड़ा सा हार्डर माना जाता है। अब प्लानिंग हमें इस तरीके से करनी है कि मान लीजिए आपके एग्ज़ाम जो है लेटर ऑन May 20 में, ठीक है, मान लीजिए 20 मई से अराउंड आपके पेपर हैं और एग्जाम्पल लिया मैंने आपका, और मान लीजिए आप अभी 1 मार्च से आज से पढ़ना शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ग्रुप टू जो है प्रॉपर पढ़ सकता हूँ इतने दिनों में। लेट सपोज अगर मैं मार्च की बात करूँ तो 31 डे है आपके पास, 31 डे, और इसमें आपके 30 डेज़ है, यहाँ पे 20 डेज़ है। अगर आप इनडायरेक्टली देखिए तो आपके पास 80 डेज़ है। चलिए मैं कोई बात नहीं, 70 डेज़ की बात करता हूँ। क्या 70 डेज़ में ग्रुप टू जो कि कंपैरिजन टू ग्रुप वन टफ है, क्या हम कर सकते हैं? पहले तो गाइडेंस लीजिए, पहले समझिए ग्रुप टू के बारे में। आप लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि आप ये जानते नहीं है कि आपका अपोनेंट कौन है, आपका शत्रु कौन है, आपके अपोजिट में कौन है, बस आपको फाइट करनी है। जान लीजिए अच्छे से। आंसर है यस सर, पॉसिबल है। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि क्या सर हमें नवंबर 22 एग्जाम देना चाहिए, May 22 स्किप कर दे क्योंकि हम ओल्ड से न्यू में आ रहे हैं, या फिर हम ग्रुप टू पहली बार देने जा रहे हैं, क्या पॉसिबल है? मेरा आंसर है पॉसिबल है। सर कितने आवर्स देने पड़ेंगे ये जरूरी है। एक बच्चे से मेरी बोथ ग्रुप के लिए बात हो रही थी, मैंने पूछा भैया कितने घंटे पढ़ोगे, कह रहे बोथ ग्रुप देने। मैंने कितने घंटे, कह रहे सर 3 से 4 घंटे तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। आपका नहीं होगा क्लियर। अगर आप ग्रुप टू पहली बार कर रहे हैं, अगर आप 8 to 10 आवर्स दे सकते हैं, ध्यान सुनेगा, 8 to 10 आवर्स अगर आप दे सकते हैं ग्रुप टू को, तो ग्रुप टू हो जाएगा इन 70 डेज। मान लीजिए आपने 10 आवर्स दिए, 70 डेज मल्टीप्लाई में 10 डेज यानी 700 आवर्स होते हैं। और 700 आवर्स के अंदर आप इजीली इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत होते हैं 700 आवर्स, जिसमें से आपका 400 आवर्स जाएगा स्टडी के अंदर, प्लस 300 आवर्स जाएगा रिवीजन के अंदर, टेस्ट के अंदर। इस तरीके से आपको माइंडसेट रेडी करना है और पढ़ना है। चलिए चैप्टर वाइज प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, देन मैं आपको वन बाय वन चीज़ें बताऊंगा। पहले तो आपको इतना माइंडसेट क्लियर कर लेना है कि 70 to 80 डेज़ में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करेंगे, प्रॉपर मेहनत करेंगे। एक वर्ड होता है लक, LUCK। लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप सही गाइडेंस के अंदर, सही मेंटर के साथ, सही क्लासेस के साथ प्रॉपर रिवाइज करेंगे, टेस्ट लिखेंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं एडवांस अकाउंट। एडवांस अकाउंट में अभी जो हमारे हाईएस्ट मार्क्स आए थे वो थे 82 मार्क्स, जो अभी हमारी साइड से आए थे, ठीक है, हमारे जो लास्ट बैच में बच्चे ने स्कोर किया। तो एडवांस अकाउंट आपके ग्रुप टू का एक ऐसा पिलर है जिसको आप अगर बैलेंस कर लेते हैं तो आपका ग्रुप टू ईजिली निकल सकता है। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए एडवांस अकाउंट पे। कितने दिन का है सर? ये जो डेज मैंने लिखे हैं ये है रिवीजन 1 का टाइम, ये रिवीजन 2 का टाइम, रिवीजन 3 का टाइम। मान लीजिए आप पहले ही पढ़ने गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, मान लीजिए आपने 2 दिन पूरे लेने, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, 2-2 3-3 घंटे में पढ़ो। सर कहाँ से पढ़े? दो आपको सोर्स बताता हूँ। पहला मास्टर ब्लास्टर CADreamers.com, बुक सेक्शन में जाइए, मिल जाएगा। दूसरा है स्टडीमेट। स्टडीमेट में भी इनफ इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन है, उन्हें करके आप पास हो सकते हो। तो अगर आप अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो स्टडीमेट बेस्ट है। प्लस मजदूर लिस्ट में शेयर करने वाला हूँ वेरी सुन, प्लस RTP MTP भी आपको करनी है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं देन मास्टर ब्लास्टर के लिए चाहिए, थोड़ा सा रिफाइंड होता है वो, जिससे आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और जो ई शॉप है, इसके लिए आप एक दिन प्रॉपर दीजिए, हो जाएगा एक दिन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है बायबैक। अब देखो बायबैक छोटा टॉपिक है और अमलगमेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक दिन में प्रॉपर रखिए। फिर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक है हमारे पास,
तो आप इंटरनल कंस्ट्रक्शन और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पे एक दिन अपना पूरा लगा दीजिए। उसके बाद बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के ऊपर एक दिन लगा दीजिए। कंसोलिडेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस पर एक दिन लगा दीजिए। यानी अब अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ते हो तो आप काउंट कीजिए 2 1 1 1 1 एंड 1 कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 2 1 3 4 5 6 7 8 8 डेज के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप करोगे साथ में मॉक टेस्ट आपको लिखना है। मॉक टेस्ट बिना लिखे आप अगर आगे कंटिन्यू कर रहे हो, देखो आप लोग की सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो यही है कि आप लोग ऑरली पढ़ते हैं, वीडियो लेक्चर से पढ़ते हैं, नोट्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो आप लिखते नहीं हैं। रिटर्न प्रैक्टिस इज कंपल्सरी टू स्कोर हाई मार्क्स एंड फॉर एग्जामिशन पर्पस। यानी अगर आपको एग्जामिशन चाहिए, अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो रिटर्न प्रैक्टिस कंपलसरी है। अब जब आप इसको अगेन पढ़ेंगे तो यही सेम चीज़, मान लीजिए 2 से 3 दिन का है, आप इसे 2 दिन में कर दीजिए। ये 2 दिन का टारगेट है, आप इसे 1 दिन में कर दीजिए। ये 2 दिन का टारगेट, आप इसे 1 दिन में कर दीजिए। आप इजीली इसे 4 डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन जब आप थर्ड टाइम इसको पढ़ेंगे, देन आपको इसको 1 to 2 डेज में रिफाइन करना होगा। जैसे ये दो दिन है, इन्हें आप 1 दिन में कर दीजिए, और ये 2 दिन है, इसे आप 1 दिन में कर दीजिए, तो 2 दिन में आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, कम से कम आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। ये जब मैंने रिवीजन लिखा तो यहाँ पे आपका एक मॉक टेस्ट होना चाहिए, जब हमने यहाँ पे लिखा तो आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए। अब एक तरीका ये है कि भैया आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फंडिंग नहीं कर सकते, घर वाले नाराज हैं, तो आपको ICAI पोर्टल पे जाना है, डाउनलोड करनी है RTP MTP लेटेस्ट 1 2 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, जो भी लास्ट अटेम्प्ट था आपका उसके हिसाब से आपको लिखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक आप लिखेंगे नहीं स्कोरिंग बढ़ेगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मम्मी कसम है, माइंड सेट रेडी कीजिए। आपने अपने घर वालों को बहुत परेशान कर लिया, बहुत दुखी कर लिया, बहुत अटैम्प्ट लगा लिया। हो सकता है इस वीडियो को जो देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अटैम्प्ट लग चुके हैं, तो एक बार दिल से मम्मी कसम है आप सभी को लिखिए जाके, #CA रिजल्ट हमारा है, #CA रिजल्ट हमारा है, #CA रिजल्ट हमारा है। दिल से जाके लिखना पड़ेगा सर, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। आपके दिल से फीलिंग आई नहीं, ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, ये अटेम्प्ट ग्रुप 2 आपका होना चाहिए, इस अटेम्प्ट में पास होना ही होना है। ये माइंडसेट का गेम है सर, जब तक माइंडसेट क्लियर नहीं है रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तब आएगा जब माइंडसेट क्लियर है। पास मतलब पास, पूरा है विश्वास, पास मतलब पास। #CA रिजल्ट हमारा है, सबको मम्मी कसम है। जो भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लिखिए जाके कमेंट बॉक्स में #CA रिजल्ट हमारा है। डिसलाइक मारोगे चलेगा, गाली दोगे चलेगा, लेकिन लिखना है #CA रिजल्ट हमारा है। मुझे अब आप लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है आपकी मम्मी के आंसुओं से, पापा की तकलीफ से। पापा तो बोल भी नहीं पाते, बेटा मुझे बहुत तकलीफ होती है तेरे फेल होने पे, वो बोल भी नहीं पाते, वो शांत हो जाते, वो चुप हो जाते। आपको लगता है मेरा बाप नाराज है, नाराज नहीं है यार, बहुत तकलीफ होती है अपने बच्चे को गिरता हुआ देख के, फेल होते हुए देख के। मम्मी के तो 2 आंसू निकलते हैं, आप सोचते हो। और ऊपर से आप कितने महान हैं, 10-5 दिन बीते, 1 महीना बीता, आप फिर से वही हरकतें चालू कर देंगे। RRR देखनी है, मूवी देखनी है, होली मनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ना नहीं है सर। माइंड सेट क्लियर होना चाहिए सर। हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी तो कर देना, लेकिन माँ की आंखों में ना इस बार खुशी के आंसू आने चाहिए। ग्रुप 2 मुझे आपका पास चाहिए तो चाहिए। #CA रिजल्ट हमारा है, अपनी माँ के लिए #CA रिजल्ट हमारा है। पास होना है तो होना है, दैट्स इट। बात करते हैं सर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर ये चैप्टर और टॉपिक जो है, इसकी खास बात क्या है, ये देखने में बड़ा इजी लगेगा आपको। और लिटरली अगर आप मेरे साथ भी करते हैं, खुद से किसी भी टीचर से करते हैं, तो ये आपको बहुत इजी लगने वाला है। और लिटरली आप इसे 8 to 10 डेज के अंदर निपटा सकते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें क्या आती है, इसमें स्कोरिंग नहीं आती साहब। बहुत सारे ग्रुप 2 लोग जो देते हैं, ओल्ड सिलेबस में दे के फेल होके आए या अभी जो दे रहे हैं, उनकी दिक्कत यही है ऑडिट में मार्क्स ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? पहली चीज़ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। आपको प्रोविजन क्या कह रहा है। अब मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन 240 ऐसे 240 के अंदर आता है कि मान लो ऑडिटर बैलेंस शीट साइन करके चला गया, बाद में पता चलता है लेटर ऑन उस पर फ्रॉड आ गया। अब ये बताइए क्या उस फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है? तो इसमें क्या आंसर आपका होगा? आधे लोग बोलेंगे ये सर है, दूसरे बोलेंगे नहीं है, लेकिन सही आंसर ये भी नहीं है, ये मिक्स आंसर है। पहले आप ऐसे 200 में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर लिखेंगे, उसके बाद आपको डिफाइन करना है एसेट 240 रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप ये लिखेंगे कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम ये चेक करेंगे कि उसने जो ICAI ने प्रोटोकॉल्स बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, जो एसेस बताए हैं, क्या उसके थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू CA ने सारी चीज़ें चेक की। अगर हाँ सारी चीज़ें चेक की है और उसने अपनी तरीके से चेक किया कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके बाद अगर उसने विद इन अ टाइम
विद इन अ फ्रेम। जो भी चीज़ें थी, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर भी एक टॉपिक मिलेगा आपको, उसने सारी चीज़ें की। अब इसके बाद निकलता है तो उसकी गलती नहीं है, लेकिन हाँ, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल अगर उसने इरेगुलरिटी से काम किया, अगर उसने चीज़ें सही से नहीं आइडेंटिफाई की। तो आपको क्या करना है, ऐसे ईजी है, ऑडिट ईजी है, गलती क्या होती है, आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पहली गलती है नॉलेज, आपने सही टीचर से क्लास ली, सारे टीचर सही है, 100% सही है, उन्होंने पढ़ाया लेकिन आपको समझ नहीं आया। दूसरी दिक्कत क्या है, आपको समझ में आया लेकिन आप लिख नहीं पा रहे। तो आपको दो चीज़ें ब्रेक करनी पड़ेंगी थियरी के अंदर, और यही ऑडिट और ईआईएसएसएम ही आपकी नाव डुबाएगा, हर बार डुबाएगा। आप फेल होते रह जाएंगे, कभी पास नहीं होंगे अगर आपने इन चीज़ों को ठीक नहीं किया। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यहाँ पे लिख लेना हेडिंग में, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, आप परेशान मत होना, टेलीग्राम में इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूंगा, आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। प्लस आपको रिटन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं है साहब, ये पेपर आपको नहीं देखे जाएगा। थर्ड थिंग है, इसके एक मास्टर ब्लास्टर आता है, मैंने भी इशू किया है। पहले ओल्ड सिलेबस में प्रैक्टिस मैनुअल आ जाता था, वो तो अब खत्म हो गया स्टडीमेट में, लेकिन कुछ टीचर के अच्छे क्वेश्चन बैंक होते हैं। मेरी साइड से मास्टर ब्लास्टर है, आपको चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 9354719404 पे। आप इसके मास्टर ब्लास्टर को दोस्त बनाओ ईएसएसएम और ऑडिट के अंदर। उससे क्या होगा कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, ये आपको आना चाहिए। आपसे गलती क्या होती है, आप सिर्फ पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना है, शब्दों को ध्यान देना, इस तरीके से पढ़ना है कि हर एक क्वेश्चन, कई बार हमें आंसर तो पता है लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा हमें ये पता नहीं होता। हर एक क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखा जाता है। लगेगा पूछ कुछ और रहा है लेकिन आपको लिखना कुछ और होगा। तो ये चीज़ की कमांड आपको ऑडिट के अंदर रखनी है। चलिए बात करते हैं नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट। दो चैप्टर जो है आप एक दिन में लीजिए प्लीज़। फिर ऑडिट एविडेंस और रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, वन डे आप इसमें टाइम देंगे। देन इसको आपको वन डे में पिक करना है, इन दोनों टॉपिक को वन डे में पिक करना है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द कंपनी ऑडिट, मैं इन दोनों के लिए आपको एक दिन देता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट ऑफ बैंक, इसके लिए मैं आपको वन डे का टाइम दूंगा। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, वन डे का टाइम दूंगा। सर कितना दिन दे दिया आपने, 3 दिन और ये 4, ये हो गए 7। चलो मैं आपको 8 दिन देता हूँ, 8 डेज। पढ़ने का तरीका, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, प्लीज़ कॉन्सेप्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब आप इसको समअप करेंगे तो 2 दिन इस पर दे दीजिए, ये 4 दिन है, 3 दिन इसको दे दीजिए, तो ये 8 डेज से आपका 5 डेज चला जाएगा। देन 5 डेज को आपको 2 डेज में कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग इज बियॉन्ड द प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। और पहली चीज़, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर ऐसा पॉसिबल कैसे, इतना जल्दी ये हो जाए। 2 तरीके हैं, या तो अच्छे टीचर्स की क्लासेस आपके पास होनी चाहिए और उनका जो सिलेबस है वो लिमिटेड होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। एक चैप्टर पे अगर वो 20 घंटे लगाते हैं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चैप्टर 5 to 6 आवर्स में अगर कवर अप करते हैं तो डेफिनेटली ये हो सकता है। टाइम निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है अच्छी बुक्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से बहुत स्ट्रांग है तो एक ऐसी बुक आपके होने पे चाहिए जिसे आप अभी से पढ़ना शुरू करें और एग्जाम तक आपकी उस पर फुल कमांड होनी चाहिए। ऑडिट और ईआईएसएसएम में 100% इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक होता है ईआईएस और एसएम। देखो इस ईआईएस और एसएम का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा पैटर्न क्या है। ईआईएस और एसएम, ईआईएस और एसएम में दिक्कत क्या है कि एसएम हमें लगता है बहुत ज़्यादा इजी और ये लगता है जी बहुत ज़्यादा टफ, और हमारी स्कोरिंग होती नहीं है। ऐसे में गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें सब आता है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं इसमें तो 12th वाला लेवल है, इसमें तो सब कुछ है, आपको तो बीकॉम में ही पढ़ा होगा। नहीं, एक्चुअली ये लिखने देखने में इजी लगता है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्योंकि आई से पूछता है इस तरीके से कि आप समझ नहीं पाते लिखना क्या है, और आप उसमें फिर लिखते हैं अपने दिल के जज्बातों को, इमोशंस में बह के जो मन आया लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और फाइनली होता क्या है, मार्क्स आते नहीं। आपको लगता है सर इसमें तो 40 है, फुल 40 आएंगे, और इसमें तो सर 20-30 ले लेंगे सर, एग्जामिनेशन पक्की, नहीं आएंगे। तरीका क्या है कि ईआईएस आपको टफ लगता है, समझने में टफ है लेकिन करने में टफ नहीं। इसके क्वेश्चंस ईआईएस के स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं अगर आपने ढंग से कर लिया। एक मैंने ईआईएस का मास्टर ब्लास्टर बनाया, उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट के साथ भी क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन चैप्टर के एंड में भी है। क्वेश्चन उससे बाहर आई से बना के दिखाए तो मैं मानूं। ऐसा क्या है सर पूरा आएगा क्या, नहीं मान लो अगर 60 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स का आपका ईएएस यहाँ से सेट हो जाता है।
10-20 मार्क्स का तो सर ICAI हेर कर ही देता है, मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे कर ही देता है, 100% नहीं लेकिन हाँ इतना है, 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और SM किस तरीके से पढ़ना चाहिए? SM पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आ रही है, रिटन प्रैक्टिस बहुत ही वेल तरीके से होनी चाहिए। आपको केस स्टडी क्या पूछ रहा है, उस पर कौन सी केस स्टडी लग रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया लिक्विडेशन क्या है, आप बोलेंगे सर बिजनेस बंद कर दिया लिक्विडेशन है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, टर्न अराउंड क्या है। सर आ तो रहा है लेकिन सब एक एक जैसा लग रहा है, ये एक एक जैसा जो लगता है ना यही हमें फेल करा देता है एग्जाम टाइम में। यू नीड अ परफेक्ट कीवर्ड्स फॉर योर आंसर। अगर आंसर फ्रेम करते समय परफेक्ट कीवर्ड्स है, परफेक्ट हेडिंग है, आपको जो आपके टीचर ने केस स्टडी बढ़ाई है, जैसे हम क्या करते हैं ऐसे में बहुत सारी केस स्टडी डील करते हैं, पूरे स्टीव जॉब्स की मैंने बायोग्राफी डिस्कस कर दिया एसएम के अंदर। अब उस समय क्या है, केस स्टडी भी आनी चाहिए, प्लस केस स्टडी से कीवर्ड्स जो निकल रहे हैं वो भी आने चाहिए, प्लस आंसर फ्रेमिंग होनी चाहिए, लिख के दिखना है आपको, तब जाके ESSM में बात बनेगी आपकी। बात करते हैं ESSM की। तो ES में देखो मैं आपको सिंपल सी है, एक चैप्टर एक दिन 2 दिन 3 4 5, यहाँ 5 डेज में कवर अप करना है, यहाँ पे 3 डेज में, यहाँ पे 2 डेज में कोशिश करनी है डे बाई डे इसको रिड्यूस करने की, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ओके, बात करते हैं SM की। 8 चैप्टर है, आप एक दिन में एक फिनिश करिए फिलहाल, और कोई तरीका नहीं है इसका, इससे ज़्यादा आप टाइम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 60 to 70 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, और अभी भैया FME को बाकी है। फिर इन दोनों को एक दिन में लाइए, फिर इन दोनों को एक दिन में लाइए, फिर इन दोनों को एक दिन में लाइए, तरीका करना पड़ेगा। नहीं दिक्कत है तो आप मास्टर ब्लास्टर यूज़ कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये 2 और 1 3 आपका 2 to 3 डेज में लास्ट मोमेंट में भी रिवाइज होने लग जाएगा। फिर जब ये सेट कर लेंगे तो लास्ट में जो 1.5 डेज आपको मिलता है उसमें भी आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन पहले इतना तो अपना स्टैंडर्ड सेट कीजिए। ओके, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बतानी थी, हमारा 11 मार्च से बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है सुपर 30। इसमें क्या है, आपके वीडियो लेक्चर्स 100% आपको कराए जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो से सब सिखाया जाएगा, प्लस आपको हार्ड बुक्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, आपको जो डेली टारगेट्स हैं वो भी दिए जाएंगे, प्लस आपको मेंटरशिप इसके साथ मिलती है, प्लस आपको जैसे 3 to 4 डेज हमने सिलेबस पढ़ा दिए, 2-3 दिन लगातार पढ़ा दिया, 3-4 चैप्टर हो गए, तो फिर आपका मॉक टेस्ट होता है, फिर आपको 3-4 चैप्टर करा दिए, फिर आपका मॉक टेस्ट होता है, फिर जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो फाइनल आपका एक फुल मॉक टेस्ट भी है, वो भी आपका होगा। लेकिन इसको ज्वाइन करने की एक ही रिक्वायरमेंट आपकी कि आपको 8 आवर्स कम से कम एक दिन में देने होंगे। सर आर्टिकलशिप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट हैं, इवनिंग के आवर्स और मॉर्निंग के आवर्स अगर आप मुझे दे दें तो आपका ग्रुप 2 1 शॉट में मई 22 के अंदर निकल सकता है। सर कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे जाके क्लिक कीजिए, इमीडिएटली जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं लेक्चर्स आपके मोबाइल ऐप में शो हो जाएंगे। मोबाइल ऐप का नाम है CA ड्रीमर, एंड्रॉयड वर्जन है आपका, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, CA ड्रीमर इंस्टॉल कीजिए और एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, लेक्चर्स प्ले हो जाएंगे, बाय कर दिए ऑटोमेटिक, और विद इन 4 to 5 डेज आपके पास बुक आ जाएंगी। 11 मार्च से बेस शुरू है, उसके बाद मैं आपको डेली बेसिस पे गाइड करूँगा कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चीज़ें कैसे डील करनी है, हर एक चीज़ जो भी एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का 7-8 सालों का, सारी चीज़ें मैं आपके साथ 1 by 1 शेयर करूँगा। लिमिटेड सीट्स है, ओनली सुपर 30 में 20 सीट्स अभी मेरे पास बाकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 1 से 2 दिन ही है, सीट फुल हो जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं FM इको की। देखिए FM इको में आपको मजलिस तो मिलेगी मिलेगी, उस पर ध्यान देना है। स्टडी मैट में क्वेश्चन बहुत परफेक्ट है FM के अंदर, इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और MTP और RTP अगर आपने कर ली, इसका अगर आपने ढंग से कर लिया स्टडी मैट तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। थ्योरी ऑफ टॉपिक्स, थ्योरी टॉपिक्स के लिए मैं टाइम नहीं दूंगा, ये आपको खुद से डील करना है, थोड़ा 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 रोज पढ़ लेना है। जैसे अगर आप हमारा मास्टर क्लास लेते हो तो उसमें थ्योरी मेंशन है, तो वो आप थोड़ा थोड़ा 2-2 क्वेश्चन करके भी करोगे तो हो जाएगा। रेशनलाइसिस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसे आप एक दिन में करना है। लीवरेज के टॉपिक को मिला लो, चलो 2 दिन कर लेते हैं, इसको एक दिन और इसको एक दिन, ठीक है, एक दिन यहाँ पे एक दिन यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन फुल 1 डे, उसके बाद वर्किंग कैपिटल फुल 1 डे, देन इसको 1 डे, यानी ये हो गया टोटल 5 डेज का टॉपिक। आप इसको कन्वर्ट करेंगे 3 में, देन आपको इसको करना होगा 1 में। ये आपकी प्लानिंग आज से होनी चाहिए। आप कहोगे सर कैसे होगा, करना होगा। आपको क्या करना है, स्टडी मैट के क्वेश्चन जाओ, हर हेडिंग का एक क्वेश्चन पिक करते जाओ, सारे नहीं करोगे, हर हेडिंग का एक क्वेश्चन, लास्ट में टेस्ट नॉलेज के सारे क्वेश्चन,
इस तरीके से भी करो, हो जाएगा। अगर और दिक्कत आ रही है तो मास्टर ब्लास्टर है वेबसाइट पे cadreverse.com, आप उसे जाके देख सकते हैं। विथ इन 300 पेजेस कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, जितने फॉर्मूलेज हैं वो भी मिल जाएंगे, प्लस आपके जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। फुल पैकेज आपका हो जाएगा। बट अगर आपको स्टडी मैट करना है तो हर हेडिंग का एक क्वेश्चन पिक करते हुए जाइए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मजदूर लिस्ट दूंगा, उसे करना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं सर, 4 टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वन डे यहाँ पे अलॉट करना है, वन डे इस टॉपिक पे, वन डे इस टॉपिक पे, वन डे इस टॉपिक पे। देखो 4 दिन 4 चैप्टर, बट थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं। 2 दिन में आपको ग्रेस पीरियड देता हूँ, ठीक है। 2 दिन में आपको यहाँ पे ग्रेस पीरियड देता हूँ। तो मान लीजिए 4 दिन मैंने कहे, आप इसे 6 से 7 दिन में कीजिए पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉसिबल हो तो FM के साथ पढ़ो, FM इको साथ साथ सवेरे शाम मैनेज करके। तो ऊपर भी मैंने आपको कितने 5 डेज दिए, यहाँ भी 7 ले लो आप, 7 डेज यहाँ पे, 7 डेज यहाँ पे, टोटल मिला के आप 8 डेज में इसको कैसे भी मैनेज करो। सवेरे शाम थोड़ा सा FM पढ़ लिया, इको पढ़ लिया, FM पढ़ लिया, इको पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 4 to 5 डेज पे, देन इसको 2 to 3 डेज में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये सीख गए टॉपिक को रिवाइज करते हुए तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। सर मैं आपके 20 मिनट्स ले चुका हूँ, 5 मिनट्स और मैं आपके लेना चाहूँगा, और हम बात करने वाले हैं आपके वाई की। आप सभी को मम्मी का समय ध्यान से सुनना प्लीज़। देखो यार, हर इंसान कुछ भी करता है ना, उसका एक पर्पस होता है। कुछ लोग सीए इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली में बहुत गरीबी देखी है। मम्मी दूध की थैली भी लेने जाती है तो फिर वो ताना मारता है कि बहन जी पैसे कब देंगी। तो कुछ लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कुछ लोग की विशेष है कि पूरी इंडिया घूमना चाहते हैं, कुछ का ये है कि पापा को एक 3 BHK फ्लैट देना है, उनको एक BMW कार गिफ्ट करनी है, मम्मी को पूरा वर्ल्ड घुमाना है। सबकी अपने अपने एक वाई है। जब भी आप हताश होते हो, जब भी आप नाराज होते हो, जब भी आप निराश होते हो और आपको लगता है कि भैया मैं कैसे कर पाऊंगा ग्रुप 2, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एक चीज़ याद करना, व्हाट इज़ योर वाई। until you don't know what is your why, you are never ever able to clear the exam। जितने भी लोग रैंक लाते हैं, जितने भी लोग एक बार में एग्जाम क्लियर करते हैं, अभी कुछ बच्चों के मैंने मार्कशीट शेयर किए थे, मेरा नंबर सेव करना 9354719404, उनके स्टेटस मैंने लगाए हैं 73 76 82 मार्क्स आ रहे हैं। कैसे? उनको अपना वाई क्लियर है, आप भूल जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वाई भूल जा रहे हो। वाई भूलने की वजह से रिवीजन कम हो रहा है, वाई भूलने की वजह से प्रैक्टिस कम हो रही है, और जब जब ये स्लोप डाउन होता जाएगा आप फेल होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। अंधाधुन मत करो यार काम, फुल फेथ के साथ करो, फुल ट्रस्ट के साथ करो। जब तक आपका रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट बिखरे रहेंगे ना, आप कभी पास नहीं होंगे। जब आप इसको एक साथ कंबाइन कर लेते ना, अपनी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको सुपर 30 बैच बोला, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग लो हर एक टॉपिक की, उसके बाद रिवीजन टाइम टू टाइम करो, देन मॉक टेस्ट लिखो, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। सीक्रेट, अगर मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस की बात करूं तो उसका रूल कभी भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, उसका रूल ये है कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ रेगुलर पढ़ो, और एक ऐसे इंसान के साथ हमेशा टच में रहो जो आपको डेली बेसिस मोटिवेट करे, डेली बेसिस गाइड करे, डेली बेसिस बोले कि आपसे गलती हुई है, इसे आप ठीक करो। अगर आपको कोई टीचर आपको डांटता है ना, बोलता है ना, तो वो आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने बहुत डांटा मुझे, लेकिन बहुत खुश हूँ आज मैं पास हो गया। तो वो जो स्माइल होती है ना, जो पेरेंट्स कॉल करके बोलते हैं सर आपकी वजह से बच्चा आज पास हो गया, सी फाइनल में आ गया, बहुत खुशी मिलती है मुझे। लिटरली कहूँगा आपकी सक्सेस में आपके पेरेंट्स की सक्सेस है। एक बार जब भी पढ़ने का मन ना करे, अपनी मम्मी को याद करना। आज जो वो सुनती है ना आप फेल हो गए, पूरी दुनिया और पापा को छोड़ दो यार, वो दिल में कितना जख्म हो जाता है ना उनके। और वो कभी ये नहीं बोलेगी कि तू नालायक है, वो बस बात नहीं करेगी कुछ दिन। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे कि बेटा मैं कैसे बताऊँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन वो आप ही को आके बोलेगी कोई बात नहीं बेटा, एक बार और कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर लेगा, मुझे भरोसा है, एक चांस और देती हूँ, करके दिखा। तो अगर आप सभी को अपनी माँ से प्यार है, अपने पेरेंट्स से प्यार है, जाके कमेंट बॉक्स में लिखना हैशटैग से रिजल्ट हमारा है, हैशटैग से रिजल्ट हमारा है। सुपर 30 में बस 20 सीट बची हैं। अगर आप चाहते हैं इनरोल करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप बाय कर लीजिए, और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 11 मार्च तक। ऑटोमेटिक क्लासेस डैशबोर्ड में आ जाएंगी, और 48 आवर्स में मैं आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर लेना ऑफिस नंबर पे, हम आपको गाइड कर देंगे लेक्चर्स कैसे प्ले करने हैं, और बुक्स रिसीव हो जाएगी। 11 मार्च से हम लोग बैच शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। बस यही कहूँगा, इस बार आपकी मम्मी के आंखों में आंसू आएँ तो वो आपके रिजल्ट के होने चाहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।